हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, निष्ठा की ऑनलाइन ट्रेनिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है और जो इसका प्रथम मॉड्यूल है पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, ये आज सभी के लिए जारी कर दिया गया है, जिसे आपको 20 अक्टूबर तक पूरा करना है। मीन्स आप इसको 30 अक्टूबर तक पूरा कर सकते हैं, किंतु 21 अक्टूबर को आपके लिए दूसरा मॉड्यूल भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो अच्छा रहेगा कि आप 20 तक ही इसको कंप्लीट कर लें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसके प्रथम मॉड्यूल के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो आप मेरी वीडियो से उन प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक अवश्य करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे अन्य आने वाले वीडियोस भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं और निष्ठा की ट्रेनिंग के इसी तरह से अपडेट्स के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, इस सेक्शन में 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से 60% मार्क्स आने पर ही आपको जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है वो प्राप्त होगा। तो आइए आज के इन 10 क्वेश्चंस को देखते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है कि वर्ष 2009 में इसको अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर आप ये देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? तो देखिए, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में और दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में। तो ये ऑप्शन इसका थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? तो देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, अभी तक जो हमारा स्कूली शिक्षा था वो 10+2 डिज़ाइन पे चल रहा था, किंतु अब इसको 5+3+3+4 के आधार पर चलाया जा रहा है। यानी कि 3 ईयर का प्री प्राइमरी प्लस 1 और 2 ये 5 ईयर की एजुकेशन है, फिर 3, 4, 5 3 ईयर, 6, 7, 8 फिर से 3 ईयर और 4 जो लास्ट के 4 ईयर्स है उसमें 9 to 12। तो ये हमारा नया डिज़ाइन है स्कूली शिक्षा का। समान विकलांगता वाले 2 बच्चे यानी कि एक जैसी विकलांगता है 2 बच्चों में, तो उनके लिए हम क्या, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, या फिर सभी सही होंगे, या फिर कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका सही आंसर होगा, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि वो समान रूप से विकलांग हैं, किंतु उनका जो मेंटल लेवल है वो तो अलग अलग हो सकता है ना। तो शिक्षक द्वारा उन्हें विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता ही होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। UDL है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, यानी कि सबको एक जैसी शिक्षा देने का जो डिज़ाइन है उसके सिद्धांत कौन सा नहीं है? ये देखिए, सभी को छोड़कर यानी कि कौन सा नहीं है बताना है। काम करने के कई साधन हो सकते हैं, अभिव्यक्ति के कई साधन बिल्कुल हो सकते हैं, प्रस्तुति के कई साधन भी हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार प्रबंधन के कई साधन नहीं हो सकते UDL के लिए। तो इसका सही आंसर होगा व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? दृष्टिबाधित यानी कि नेत्रहीन छात्र है, तो उसके लिए जो स्पर्श वाली चीज़ें हैं वो सबसे सही रहेंगी। तो स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, बिल्कुल है। शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, बिल्कुल है। या फिर सभी, तो सभी नहीं हो सकते क्योंकि इसमें से कोई एक ही हो सकता है। तो महत्वपूर्ण कौन सा नहीं है? शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो ये कोई मायने नहीं रखती है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम जो कि 2016 में पारित हुआ था, RPWD अधिनियम 2016, ये समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा
कि इसमें जो ये दिया गया है कि उनको कैसे हम सिखा सकते हैं, तो वो एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है, यानी कि वो सभी एक साथ सीखें एक ही कक्षा में। समावेशी शिक्षा का मतलब ही ये है कि विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही तरीके से एक ही कक्षा में बिठाकर एक साथ पढ़ाना। तो इसमें शिक्षण और सीखने की उपयुक्त प्रणाली के अनुसार वो एक साथ सीख सकते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि दृष्टिबाधित हैं या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो अलग अलग पढ़ेंगे, बल्कि उनको हमें समान जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं उन्हीं के साथ बिठाकर पढ़ाना है। और हमारे मॉड्यूल इसी पर आधारित है। ये वाला मॉड्यूल अगर आपने ध्यान से इसको सुना है और पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि ये इस बात पर जोर देता है कि विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ बिठाकर एक ही प्रणाली से एजुकेशन दी जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? तो भाई देखो, इसमें ये 4 कथन दिए हुए हैं। तो स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है, बिल्कुल है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है, बिल्कुल किया गया है। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है, ये भी सही है, लेकिन यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है, ये इसका मान्य कथन नहीं है। किसके लिए? पाठ्यक्रम के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, बिल्कुल सही। एनसीईआरटी को एनसीएफ विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है, तो एनसीईआरटी ने ही एनसीएफ को विकसित किया था। एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और ये शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। तो एनसीएफ की जो स्थापना हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो उद्देश्य हैं उन्हीं के अनुसार वो कार्य करे या शैक्षिक उद्देश्य रखे। तो इसका सही आंसर होगा सभी, यानी कि ये सभी उसके लिए सही हैं। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा सबमिट टू कंटिन्यू। तो देखिए, हमने टोटल 10 क्वेश्चन किए, हमने 10 के आंसर दिए हैं, कोई स्किप नहीं किया है। तो अब हम इसको सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद जो हमारा देखिए स्कोर है वो 10/10, यानी कि हमने सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं। अगर हमारे इसमें कम नंबर आते हैं तो हम इसको, जो ये रीडू वाला ऑप्शन है, हम यहाँ से इसको दोबारा भी कर सकते हैं। अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए हम इसको दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन पहली बार में ही हमारे 10/10 आ गए तो हमें इसे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये कर देंगे, उसके बाद आपको ये प्राप्त होगा कि आपका ये कोर्स कंप्लीट हो गया है, और जो प्रमाण पत्र है वो 7 से 10 डेज के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आपका 100% प्रगति ना दिखाए, जो प्रोग्रेस है वो 100% ना दिखाए, तो उसमें 24 घंटे का समय लग सकता है। तो अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनकी 100% प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, 24 आवर में ये आपको दिखने लगेगा। तो ये थी आज की वीडियो, फर्स्ट मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आंसर, और इसी तरह के अन्य अपडेट्स पाने के लिए कृपया चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।